नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी पर आपका एक बार फिर से स्वागत। जी दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं आपके लिए एक नई पुस्तक जिसका नाम है धूप के गुलमोहर। ये लघु कथा संग्रह है, उसकी रचिता है रीता शेखर मधु। आप देख सकते हैं पेपर बैक में है, ये 2021 में प्रकाशित हुई है और श्वेतांशु प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य है 340 रुपए, पृष्ठ 188। मूल्य आपको ज्यादा लगेगा लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद आपको ज्यादा मूल्य नहीं लगेगा क्योंकि इसकी लघु कथाएं सभी रोचक हैं। 138 लघु कथाएं हैं इसमें। मैं परिचय देना चाहूंगी रीता शेखर जी के बारे में। इनका नाम है रीता प्रसाद, एमएससी वनस्पति शास्त्र में बीएड किया इन्होंने, पटना में जन्म हुआ है, सहायक शिक्षिका हैं और इन्होंने अनेक इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। वन सितारे हाइकू संग्रह इनका प्रकाशित हो चुका है। लघु कथा संग्रह पहला है लेकिन पुस्तक दूसरी है। अब मैं भूमिका के बारे में बताना चाहूंगी। भूमिका लिखी है प्रेरणा गुप्ता जी हैं। ये एसके टेक्सटाइल कानपुर में रहती हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि लेखिका की कलम से जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं रहा है। इस संग्रह में कम शब्दों में अपनी बात कहने का हुनर और अंत में अचानक कुछ ऐसा कह जाना, पाठक मन को चमत्कृत कर देना, लघु कथा विधा के प्रति लेखिका की गंभीरता को भली भांति दर्शा रहा है। कथाओं में बिंबों का प्रयोग भी बखूबी किया है। सच में इन्होंने बहुत अच्छे बिंबों का प्रयोग किया है और कई शीर्षकों में बटी है यह पुस्तक। मैं बता देती हूँ, रिश्तों की लघु कथाएं, मानवेतर लघु कथाएं, कोरोना काल की लघु कथाएं हैं, सामाजिक सरोकार की लघु कथाएं हैं इसमें। और अपनी भूमिका में भी इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है अपनी भूमिका में सबसे पहले तो इन्होंने लघु कथा की जो परिभाषा क्या, बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है। इसके 11 इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं। इन्होंने मन की बात में कहती हैं कि पुस्तक का नाम धूप के गुलमोहर क्यों? जिंदगी की कड़ी धूप में चलते हुए मिल जाए गुलमोहर का घना साया, समझ लो थके कदमों को मिल गया कोमल रुई का फाहा। जिसने सही धूप उसने पा लिया गुलमोहर सा रूप, जिसने आदत बना ली हो चुनौतियों को टक्कर देने की, उसे गुलमोहर की लालिमा पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहा है रीता जी ने। और अब मैं बता देती हूँ इसके बारे में। इसमें 138 लघु कथाएं हैं। कथ्य से शिल्प तक इन्होंने बेस्ट ही दिया है इसमें। सामाजिक सरोकार हो, पात्र मानवेतर भी हैं इसमें, पौराणिक भी हैं। चित्रगुप्त यमराज की से जुड़ी हुई 3 कथाएं हैं, लघु कथाएं इसमें। इन्हीं के माध्यम से इन्होंने आधुनिक युग की चरमराती सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष भी किया है। इन्होंने चेताया है समाज को। कोरोना काल की लघु कथाएं हैं, शिक्षा जगत की लघु कथाएं हैं, रिश्तों की, सामाजिक सरोकारों की खूब सारी लघु कथाएं हैं। मैं कुछ लघु कथाएं के शीर्षक पढ़ देती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। माँ, मासूम, अपराध, दर्द, विकल्प, और बहुत सारी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसमें टिक लगा रखे हैं। लगभग 50 से भी ज्यादा लघु कथाएं मुझे प्रभावित की उन्होंने। डील, बीज का अंकुर, सागर की आत्महत्या, भूल, न्यू ईयर, स्तब्ध, क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी लगी। और स्तब्ध जो लघु कथा है ये तो मेरी आंखों में आंसू ले आई। और मात्र 6 पंक्तियों की लघु कथा है, आप जरूर पढ़िएगा। बुजुर्गों के प्रति हमदर्दी का भाव होना चाहिए। और मुझे इस पुस्तक को पढ़ने में काफी समय लगा क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, इसको गुना मैंने। और 138 कहानियों से गुजरना हुआ मेरा। ये कहानियां सुघड़ता से गढ़ी हुई हैं, संदेश देती हैं लेकिन चुपके से। कुछ लघु कथाएं 2 पृष्ठों में भी समाई हैं, कथानक की मांग के अनुसार है। और चारों ओर लालिमा फैलाई है इन लघु कथाओं ने। गुलमोहरों ने महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि उन गुलमोहरों ने बहुत तपन सही है, बहुत सही है। क्योंकि देखिए कहानी लिखना आसान नहीं होता, तपना पड़ता है जो लेखक है। और रीता जी सच में बहुत तपी हैं, तभी जाके लिख पाई हैं ये। तो मित्रों, मैं अब आपको 2-3 लघु कथाएं फटाफट पढ़ के सुनाती हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि किस कलेवर की लघु कथाएं हैं और भाव, बहुत अच्छे भाव हैं इसमें। तो मैं पढ़ती हूँ। माँ, पहली लघु कथा। आज मैं अपनी सहेली को लेकर अस्पताल गई थी। मैटरनिटी वार्ड में उसे भर्ती किया। सहेली की माँ या सास में कोई पहुंच नहीं पाई, इसलिए मैं ही लेकर गई थी। मैं वहीं बाहर बैठी थी, तभी वहां एक फैमिली आई।
उनके घर भी नया मेहमान आने वाला था। लड़की कम उम्र की थी, बातों से लग रहा था कि लड़की के मैके ससुराल दोनों की तरफ से प्रथम संतान थी। लड़की के साथ दो महिलाएं आई थी। दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। लड़की जब अंदर जाने लगी तो दोनों ने उसे प्यार किया। लड़की दोनों को मां कहकर संबोधित कर रही थी। जब वह अंदर चली गई तो दोनों महिलाएं वहीं बैठ गई। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि उसमें लड़की की मां कौन है और सास कौन। करीब 1 घंटे के बाद पता चला कि लड़की ने बेटे को जन्म दिया था। दोनों महिलाओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को बधाइयां दी। मैं अभी भी उलझन में थी कि कौन है मां है कौन सास है। तभी जच्चा बच्चा दोनों ही बाहर आए। बच्चा नर्स की गोद में था। एक महिला दौड़कर नर्स के पास पहुंची और बच्चे को गोद में ले लिया। उसकी खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। दूसरी महिला लड़की के पास गई और इस कष्ट से उबरने के लिए उसे प्यार करने लगी और एक ही झटके में मेरी समझ में आ गया कि लड़की की मां कौन है। और एक और लघु कथा है दर्द। इसको शायद पुरस्कार मिला है, इसमें लिखा है भूमिका में, मैं पढ़ना चाहूंगी इसे भी। फेसबुक पर सुमित्रा ने लिखा, कल मैंने एक सिनेमा देखा हाउसफुल 3, जिसमें लंगड़ा, गूंगा और अंधा बनकर सभी पात्रों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बस 5 ही मिनट बीते थे इसकी इनबॉक्स की बत्ती जली। ये तो तुषार का मैसेज है, सोचती हुई सुमित्रा ने मैसेज खोला। दीदी जी, विकलांग क्या मनोरंजन की वस्तु है? यह पढ़कर सुमित्रा का दिल धक से रह गया। तुषार सुमित्रा का फेसबुक मित्र था। दोनों पैरों से लाचार तुषार कलम का धनी था। उसकी लिखी रचनाएं बहुत लोकप्रिय होती थी। अभी हाल ही में विकलांग कोटे के द्वारा उसकी नौकरी एक सरकारी विद्यालय में लगी थी। अभी सुमित्रा सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे। तुषार का दूसरा मैसेज आ गया, दीदी, स्वस्थ इंसान विकलांगों के दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकते, तभी तो उनके किरदार निभाकर हास्य पैदा करते हैं। सुमित्रा ने कुछ सोचकर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह एक प्यारी सी लड़की के साथ खड़ी थी। उस लड़की की आंखें बहुत सुंदर थी। बहुत प्यारी बच्ची है दीदी, ये कौन है? मेरी छोटी बहन, जो देख नहीं सकती। समय से पूर्व जन्म लेने के कारण बहुत कमजोर थी, तो इसे इक्यूबेटर में रखा गया था। नर्स ने बिना आंखों पर रुई रखे उच्च पावर का बल्ब जलाकर सेक दे दिया, जिससे इसकी आंखों की रोशनी छिन गई। यह बात तब पता चली जब वह आवाज होने पर अपनी प्रतिक्रिया तो देती, लेकिन नजरें नहीं मोड़ती। यह पता चलने पर हमारे परिवार पर जो वज्रपात हुआ, वह तो तुम समझ सकते हो ना तुषार। मैंने फेसबुक पर यह तो नहीं लिखा कि यह सिनेमा देखकर मुझे बड़ा मजा आया। सॉरी दीदी जी। सॉरी की बात नहीं तुषार, दर्द से हास्य पैदा करना ही तो दुनिया की आदत है। अब बताओ तो विकलांग कौन है? तुषार ने खिलखिलाकर हंसने वाली बड़ी सी इमोजी भेजी और सुमित्रा ने चैन की सांस ली। बहुत अच्छी लघु कथा है। मन तो कर रहा है बहुत सारी पढ़ूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, तो मैं अब इसकी अंतिम जो है लघु कथा पढ़ देती हूँ, शपथ। ये एक लंबी थोड़ी सी, मतलब 2 पेजों में समाई है, क्योंकि कहानी की मांग है। दिसंबर महीने के अंतिम दिन घड़ी ने ज्यों ही रात में 12 बजने के घंटे बजाए, पूरा परिवार बाहर बैठक में इकट्ठा हो गया। एक दूसरे को बधाइयां देने के साथ सबकी नजरें अशोक बाबू पर टिकी थी, क्योंकि उनके हाथ में ताला लगा हुआ एक छोटा सा बक्सा था। अभी वह खुलने वाला था। उस बक्से में क्या है यह तो सबको मालूम था, लेकिन सिर्फ अपने शपथ पत्र के बारे में सब जान रहे थे। उत्सुकता तो यह जानने की थी कि दूसरों ने नए वर्ष में क्या शपथ लिया है। अशोक बाबू ने 1 दिसंबर को इस सबसे नए वर्ष के लिए एक शपथ पत्र उस बक्से में डलवाया था। नियम के अनुसार आज मूल्यांकन होना था कि पूरे दिसंबर उस शपथ को निभाया गया या नहीं। यदि किसी को अपनी शपथ निभाने में दिक्कत महसूस हुई हो, तो वह अभी अपनी शपथ बदल सकता था और नई शपथ भी ले सकता था। अशोक बाबू ने सबसे पहले 10 वर्षीय पोते समर का पत्र निकाला, जिसमें लिखा था कि वह अपना कमरा साफ रखेगा और अपने सामान, स्कूल बैग, जूता मोजा सब कुछ जगह पर रखेगा। ओ, तभी मैं कहूं मेरा ये कमरा इतना साफ क्यों रहने लगा है, हंसते हुए समर की मम्मा ने कहा और समर को गले लगा लिया। दूसरा पत्र 12वीं में पढ़ने वाली पोती निक्की का था।
पिछले 1 महीने से वह नित्य दिन किचन में आधे घंटे के लिए अवश्य जाती थी और जो भी उस वक्त किचन में होता उनका हाथ बटाती। इस तरह उसने बहुत कुछ पकाना सीख लिया था। जो ही उसका पत्र दादाजी ने पढ़ा, मम्मा की आंखें खुशी से चमक गई। निक्की तब तक पुए का थाल ले आई जिसे उसने खुद बनाया था। सब बड़े चाव से पुआ खाने लगे। अब बारी आई बच्चों के पिता अर्थात अशोक बाबू के बेटे की। पिछले 1 महीने से सबने महसूस किया था कि हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहने वाला अविनाश रोज शाम को 2 घंटे मोबाइल स्विच ऑफ करके परिवार के साथ बैठकर उनके साथ समय बिता रहा था और वाकई शपथ पत्र में उसने इसी बात को लिखा था। अब बारी आई बहू निहारिका की। अशोक बाबू ने उसका पत्र उसे ही दिया कि वह सबको बताए। निहारिका ने कहा, मैं पिछले 1 महीने से अपना शपथ पालन कर रही हूं। आप बताएं कि मुझ में क्या परिवर्तन देखा आप लोगों ने। पति और बच्चे बोल पड़े, कुछ भी तो नहीं। मैंने देखा उसने मेरी इच्छा का मान रखा जिसे वह पहले पसंद नहीं करती थी। सासू मां अर्थात अशोक बाबू की पत्नी बोल उठी। क्या? सबने पूछा। ऑफिस वह अपनी मर्जी से तैयार होकर जाती थी, किंतु घर आकर उसने नन्ही सी बिंदी माथे पर लगाई। ऑफिस जाने से पहले स्नान तो करती थी, लेकिन इधर मैंने देखा कि इधर वह एक अगरबत्ती भगवान के सामने रख रही थी। निहारिका का चेहरा खुशी से दमक गया। हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा कि आपकी छोटी सी इच्छा मैं अवश्य पूरी कर सकती हूँ। कहते हुए उसने सास के पैर छू लिए। सास ने बहू को गले लगाया। भाई अब सासू माँ भी तो बताए अपनी शपथ। अशोक बाबू ने हंसते हुए कहा, मैं बताती हूँ। पहले ऑफिस से आते ही मम्मी जी की इच्छा रहती थी कि मैं किचन में जाकर चाय नाश्ता तैयार करूं। इधर मैंने देखा वह स्वयं ये काम कर रही थी, जिससे मुझे बहुत राहत मिल जाती थी। कहते हुए निहारिका ने प्यार से सासू माँ की ओर देखा। हाँ बहू, यह भी तो छोटा सा शपथ था जिसे तुमने समझा। कहती हुई वे निहारिका के बगल में बैठ गई। आपकी शपथ क्या थी पापा? अविनाश ने पूछा। बहुत छोटी सी शपथ। मैं हर दिन तुम्हारी मम्मी के सारे क्रियाकलाप सुन लेता था शांति से और घर में शांति बनी रही। कहते हुए अशोक बाबू ठहाका मारकर हंस पड़े। खुशनुमे माहौल के बीच अशोक बाबू ने पुनः पूछा, किसी को अपनी शपथ बदलनी है तो बदल सकता है। नहीं, एक साथ सबकी आवाज आई। बहुत ही मीठी लघु कथा है। सच में परिवार को अगर बांधना हो तो ये लघु कथा पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इनकी लघु कथाएं पसंद आई होंगी, तो जल्दी से पुस्तक खरीद डालिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।